नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दाव पेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की, समझेंगे लोकसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, दूसरे चरण का चुनावी शोर जमकर सुनाई दे रहा है। तो कौन होगा सरताज, किसका ढहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को होगा भरोसा, 2024 में किसकी बनेगी सरकार, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सत्ता के महासंग्राम में हम सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में आज बात सतना लोकसभा सीट की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में सतना लोकसभा सीट धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले लंबे समय से लगातार बीजेपी को ही जीत का मिल रही है। इस लोकसभा पर वैसे तो किसी एक पार्टी का वर्चस्व लगातार नहीं रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के नतीजे देखे जाएं तो बीजेपी का पल्ला यहां भारी दिखाई देता है। यह लोकसभा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के साथ सीमा बांटती है, जिसकी वजह से यहाँ की राजनीति भी पड़ोसी राज्य की राजनीतिक उठापटक का असर इस पर दिखाई देता है। हालांकि अभी तक तो यहाँ कमल और पंजे को ही सीधे तौर पर आमने सामने देखा जा रहा था, लेकिन हाथी यानी बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को अपने कुनबे में शामिल कर बड़ा दांव चल दिया है और अब सतना लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प दौर में जा पहुंचा है, या यूं कहें कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वैसे भी सतना लोकसभा सीट हमेशा से जातीय समीकरणों के लिए पहचानी जाती रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरणों के चलते नेताओं की जीत हार की इबारत लिखी जाती रही है। वहीं इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट 7 विधानसभाओं को मिलाकर बनाई गई है। सबसे पहली बार 1971 में यहाँ से भारतीय जनसंघ से नरेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह ने भी यहाँ से चुनाव जीता। सतना से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक साथ हार का सामना भी करना पड़ा। 1996 में बसपा के सुखलाल कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सकलेचा को पराजित किया था। इस शहर को रेलवे ओवरब्रिज मिलने की कहानी भी रोचक है। दरअसल 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू सतना पहुंचे थे। यहां उनका काफिला सर्किट हाउस से जबलपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। ट्रेन रवाना होने के काफ़ी देर बाद रेल फाटक खुला। नेहरू ने इस क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के लिए निर्देश दिए। यह अलग बात है कि ओवरब्रिज बनकर तैयार होने में 15 साल का समय लग गया। हालांकि इस सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़र है और बीजेपी ने इस बार भी गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिनकी टक्कर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से होगी, लेकिन नारायण त्रिपाठी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। खैर, इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता राजदीप सिंह मोनू, बीजेपी नेता नरेंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार संजय प्यासी और सतना से हमारे संवाददाता नंद किशोर पटेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंद किशोर, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या है जनता का मूड इस बार? गणेश सिंह को फिर संसद में पहुंचाएंगे या खेल बिगाड़ने के मूड में है जनता? क्या नब्ज टटोली आपने, बताइए नंद किशोर। नंद किशोर, चलिए, लगता कुछ तकनीकी खामी है, लौटेंगे उनके पास। हमारे साथ प्यासी जी भी जुड़े हुए हैं। प्यासी जी से ही सतना का गणित समझ लेते हैं। प्यासी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सतना कई बार चौंकाने वाले फैसले ले चुकी है, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी हरा चुकी है। इस बार कहा जा रहा है कि गणेश सिंह के लिए राह आसान नहीं है। क्या माहौल है? क्या कुशवाहा टक्कर देते नजर आ रहे हैं या बसपा खेल बिगाड़ती नजर आ रही बीजेपी का? नहीं, ये लंबे समय से ये जो सतना लोकसभा क्षेत्र के मामले में आप बात कर रहे हैं, उसमें लगभग 3 दशक से ओबीसी राजनीति बहुत प्रभावी रही है जी। और ओबीसी राजनीति के प्रभावी होने की वजह से जब दोनों तरफ से ओबीसी प्रत्याशी होंगे तो थोड़ा सा जो चुनाव है वो रोमांचक स्थिति पैदा करता है। और उसमें क्या रहता है कि मूल बात मत विभाजन की स्थिति बन जाती है, क्योंकि में जब ओबीसी इकट्ठा होकर वोट करता है तो उस प्रत्याशी चुन लेता है। अब जब 2 प्रत्याशी उसी वर्ग से आ रहे हैं तो निश्चित पर
उनका मत विभाजन होगा और जीत की संभावनाएं किसी की बढ़ेंगी और किसी की घटेगी। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ये बहुत वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है कि कदवार ओबीसी प्रत्याशी रहे हैं। और जब भी कदवार प्रत्याशी ओबीसी मैदान में आया है तो उसने विभाजन की स्थिति पैदा किया है। जब आपने अभी पुराने चुनाव की चर्चा की, उसमें सुखलाल जी जिसमें जीते थे, तो दो बड़े प्रत्याशी मैदान में थे और मत विभाजन की स्थिति बनी थी। उसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी थे वो भी ओबीसी वर्ग से ही थे। वहां पर भी मत विभाजन की स्थिति बनी और समीकरण उल्टे पड़ गए। तो पर ऐसी स्थितियां रहती हैं जी। लेकिन प्यासी जी 2009 में भी हमने देखा है सुखलाल कुशवाहा और गणेश सिंह के बीच में मुकाबला था, लेकिन बाजी गणेश सिंह मार ले गए थे। हाँ, तो ये तो देखिए क्या होता है कि इस ध्रुवीकरण में जो शेष वोटर है उसका जो किस प्रत्याशी की तरफ ज्यादा रहेगा ये इस पर निर्भर करता है। उस समय गणेश जी का अच्छा प्रभाव था जनता के बीच और उनसे उम्मीद थी कि वो काम कर रहे हैं, युवा नेता हैं और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर भी काफी अच्छा काम किया था। उसके बाद उन्होंने सांसदीय के तौर पर भी लोगों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की थी। पिछले मतलब उस समय 2009 के पहले पूरे 5 साल वो सक्रिय रहे, तो उसका लाभ तो उसमें मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मोदी फैक्टर असरकारक है वहां पर, या दो ओबीसी नेताओं के झगड़े में तीसरे को फायदा देख रहे हैं आप नारायण त्रिपाठी के रूप में? अब ये देखिए क्या राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियां हमारे इस सूबे की परिस्थितियों से थोड़ा भिन्न होती है। यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत कुछ जातीय समीकरणों के आधार पर तय होता आया है लंबे समय से। ये सही है कि कुछ वर्ष पहले, मतलब अब से करीब 3 दशक 4 दशक 5 दशक पहले यहाँ कांग्रेस का एक बड़ा वर्चस्व हुआ करता था। तब ये बात कह सकते थे कि राष्ट्रीय छवि के आधार पर नेता चुने जाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ही जो परिस्थितियां रहती हैं, चाहे वो जातीय समीकरण का आधार हो या प्रत्याशी की अपनी छवि हो या प्रत्याशी के प्रति लोगों का लगाव हो, वो सारी चीजें इस तरह के स्थितियों में होती हैं। और राष्ट्रीय परिस्थिति, जैसे आपने मोदी जी का प्रश्न किया, तो ये बात सही है कि उनके दल में और उनके समर्थकों में, उनको मानने वालों में उस बात की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आम मतदाता उससे बहुत ज्यादा जुड़ता है, ऐसा कभी कभी कम दिखाई देता है। तो राजदीप जी, सतना में आप फिर वही दाव चल रहे हैं जो 2009 में चला था। क्यों लगता है आपको इस बार सफल होंगे? इस बार आप गणेश सिंह को परास्त कर देंगे? देखिए, गणेश सिंह जी तो को परास्त तो भी 3 महीने पहले ही कर दिया था। यही प्रत्याशी दोनों थे आमने सामने विधानसभा में, और इसी चुनाव में अभी विधानसभा में जब बीजेपी इतनी सीटें जीत रही थी तब भी उनको हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि सच्चाई ये है कि 20 वर्षों में या 25 वर्षों में विकास के नाम पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। शासन और केंद्र की जो योजनाएं आई उस पर फीता काटने पहुंच गए। उनका खुद का जो विकास था वो उन्होंने खुद ही कहा था कि हमें दिखाई नहीं देता विकास। दूसरी बात, रीवा सतना को अगर कंपेयर करेंगे आप, तो सतना में 20 साल से सांसद हैं। एक फ्लाईओवर बनाने में 15 साल लग गए, एक हाईवे और बाईपास बनाने में जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है वो उनको भी 15 साल लग गए उस बात को। तो सच बात यह है कि राजनीतिक क्षमता की कमी है उनमें। दूसरी चीज, 20 साल से लगातार सांसद रहने के कारण एक एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी बहुत तेज है। और सच का मानिए तो इस सतना जिले में जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा है, जनता वर्सेस गणेश सिंह चुनाव हो रहा है। जनता ही नहीं देना चाह रही वोट, और आप निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत तय करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ फीता काटने पहुंच गए। तो जो केंद्र की योजनाएं हैं वही तो विकास सांसद का होता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास देख लिए, चाहे जल योजना देख लीजिए, चलिए फ्लाईओवर की बात कर लीजिए, ये क्या होता है? यही तो सांसद का काम होता है। व्यक्तिगत क्या विकास होता है? व्यक्तिगत उनके पास 70-71 करोड़ रुपए उन्होंने सांसद निधि दी। 16 लाख रुपए जबलपुर में दे दी, सांसद सतना के जबलपुर में दे दी। क्यों दे दी? कई गांव में आप अगर घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि सतना विधानसभा में उन्होंने कोई सांसद निधि अपनी दी नहीं। कहां पे दे दी? ग्रामीण में जाते हैं तो वहां पे भी नहीं दी। तो सांसद निधि का उपयोग कहाँ किया? दूसरी चीज, राजनीतिक क्षमता की मैं बात कर रहा था। मेडिकल कॉलेज सतना में खुला, सारे सतना के लोगों ने, प्रयासी जी हैं, सब लोग हैं, सबने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, सरकार पे दबाव बनाया, तब कहीं जाके मेडिकल कॉलेज खुला। मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद उसमें कैंसर विंग की मांग बढ़ी। कैंसर विंग जो पेशेंट थे,
कैंसर विंग उसमें नहीं है, बल्कि रीवा में शुरू होने जा रही है। ये राजनीतिक क्षमता की बात कर रहा हूं मैं, कि वो सक्षम राजनीति में सिर्फ समीकरणों पे जीतते आए हैं, दल के बीजेपी के दल के कारण जीतते आए हैं, वरना कभी 4000 से जीते, कभी 8000 से जीते। इस तरह के 4 चुनाव में 2 चुनाव तो 4 और 8000 से जीते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये किया या कितना विकास किया? चलिए तो आज से जवाब एक बात और, अगर इतना 20 साल में विकास किया है तो 4 बार मुख्यमंत्री यहाँ आ गए, 4 सभाएं शिवराज सिंह जी की हो गई, केंद्रीय मंत्री आ गए, 2 प्रदेश के मंत्री आ गए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ गए। तो इतनी सारी, मतलब उनका विकास गिनाने के लिए इतने सारे लोगों को सतना बुलाना पड़ा। तो मतलब आपके पास पर्याप्त चीजें हैं, इसलिए आप बड़े नेताओं को नहीं बुला रहे हैं। वो तो पूरी नेता ताकत हमारे लगा रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं उनके। तो ये वही अच्छी तो मैं बात कह रहा है। हूँ कि 20 साल में आपका अगर उम्मीदवार इतना अकेला विकास अकेला लड़ा रहा है जी, आप भी बुलाइए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को। मैं कह रहा हूं जनता लड़ रही है चुनाव ना। दूसरी चीज, हमारे नेता भी आए, खड़गे जी भी आए, लेकिन 4 मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे, इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्या है? अगर 20 सालों में विकास किया है, इतनी समस्या क्या है? फिर जनता वोट देगी ही ना। सच्चाई ये है कि जमीन खिसक गई है, इस कारण से भयभीत है, इसलिए दुनिया भर। चलिए इसका जवाब हम नरेंद्र त्रिपाठी जी से लेंगे। पहले जनता का मूड भी जान लेते हैं। नंदकिशोर मौजूद हैं जनता के बीच में, वो जनता की नब्ज टटोल रहे थे। जनता से भी बात करेंगे कि मतदाता किसकी तरफ रुख है उसका। नंदकिशोर जी सर, बिल्कुल बता दें, हम अभी भी जनता के बीच खड़े हैं और सतना जिला में एक रोमांचक चुनाव दिख रहा है। 5वीं बार लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह जी हैं और दूसरी बार विधानसभा जीत चुके सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा में दिख रही है। जनता का हम मूड देखना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे, किस पर चुनाव देखा जा सकता है? आप किसको चुनना चाहेंगे? गणेश सिंह को। तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं भी, अभी भी युवाओं में कुछ दिक्कतें हैं रोजगार के मुद्दे पर लेकर। कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं नंदकिशोर वहां पर जो अभी उठ रहे हैं, चाहे विपक्ष उठा रहा हो चाहे सत्ता पक्ष उठा रहा हो, जिसका आपको लगता है कि असर दिख रहा है मतदाताओं में? किन मुद्दों पर चर्चा हो रही? बेरोजगारी पर, पलायन पर, शिक्षा पर या महंगाई पर? महंगाई तो सामने दिख रही है, लेकिन अब जनता ही बता पाएगी कि क्या है। लेकिन क्षेत्र सतना जिला एक ऐसा है कि प्रिज्म सीमेंट हो या कई, ये 7 कंपनियां सीमेंट प्लांट की सतना जिले में डली हैं। तो आपके साथ जो लोग मौजूद हैं नंदकिशोर, उन्हीं से चर्चा कीजिए कि किस आधार पर इस बार मतदान करेंगे। मोदी के चेहरे पर, महंगाई, बेरोजगारी पर या जाति के आधार पर? आप वोट अगर करना चाहते हैं तो किस उद्देश्य पर वोट करेंगे, किसको करेंगे? बीजेपी सरकार को। बीजेपी को क्यों करना चाहते हैं? किस उद्देश्य पर? बीजेपी सरकार का यह उद्देश्य है कि कम से कम इस समय कम से कम जो भी है बीजेपी सरकार में, तो सब बढ़िया चल रहा है, कि दिक्कतें सामने नहीं आ रही बीजेपी सरकार। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे हैं। जनता बनाम बीजेपी का चुनाव हो रहा है, जनता बनाम गणेश सिंह का चुनाव हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को देंगे। जो काम करने वाला आदमी वो कहाँ बेरोजगार रहेगा? तो कहीं ना कहीं अभी जनता और भी लोगों से बात कीजिए नंदकिशोर, पूछिए कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है ये? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता है और ये मजदूर आदमी है। आप भाजपा से 4 बार मध्य प्रदेश में सरकार है, 3री बार फिर से पुनः पर आई है केंद्र की सरकार, बनने जा रही है या बनेगी, क्या कहना चाहते हैं? गल्ला सब मिला था। हाँ, गल्ला सब मिला था। सब मिलता है गल्ला वाला। तो आप किनको चुनना चाहेंगे? बीजेपी सरकार को आवाज तो नहीं मिला यार, आवाज मिली मिली। हाँ ठीक है। तो राजदीप जी आपने सुना, वो कह रहे हैं मोदी जी को देंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, और आप कह रहे हैं जनता बनाम कांग्रेस, जनता बनाम गणेश सिंह हो रहा है। गाँव में जाइए, गली कूचों में जाइए, बिल्कुल बहुत सारे लोग बीजेपी समर्थक भी होंगे, लेकिन गली कूचों में जाइए, गांव की सड़क पे जाइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी विधानसभा चुनाव 3 महीने पहले हुए, उसमें भी वो एक विधानसभा का चुनाव था ना, ये तो आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। अब लोकसभा की बात हो रही है, 8 विधानसभा आती है उसमें।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक विधानसभा ने ही बता दिया कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। सतना लेकिन शहर है। 2018 में भी आपको विधानसभा ने कुछ और बताया था, लोकसभा ने कुछ और बता दिया, इसलिए कह बिल्कुल रहा हूं सहमत है इस बात, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। लेकिन आज के दौर में जब आज की जो परिस्थितियां हैं, सब कुछ मैं बताया ना आपको, सब कुछ करने के बाद भी इतने सारे रोड शो, इतने सारे कार्यक्रम कराने पड़ रहे हैं। अगर इतना काम किया तो सीधे वोट मिल जाते। मोदी जी की अगर लहर आधी चल रही तो सीधे ले लेते वोट। क्या जरूरत इतने सारे लोगों को परेशान करने की। सच बात यह है कि जमीन खिसक गई है, कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, और लेकिन मेहनत जनता तो जो वो तब है भी करते महंगाई हैं। से वो बिल्कुल तो पश्चिम बंगाल मेहनत में भी मेहनत कर लेते हैं, हैदराबाद में भी कर लेते हैं, आप जनता के भरोसे रह जाते हैं शायद। नहीं, चलिए मैं लौट रहा हूँ, हम सब- नरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क टूट गया है उनसे। संजय जी, क्या आपको भी लगता है कि जनता बनाम गणेश सिंह का चुनाव हो रहा है, जनता बनाम बीजेपी का चुनाव हो रहा है, या ओवर कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस? प्यासी जी। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस की परिस्थितियां नहीं है। कुछ समीकरण ऐसे बन गए हैं चुनाव के बाद कि ये महसूस करने लगे हैं लोग, कुछ परिवर्तन की परिस्थितियां बन सकती। बोर हो गए हैं, व्यक्ति के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी महसूस होने लगी है। नहीं, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, दरअसल है क्या, देखिए ये बहुत गौर करने वाला बात है कि पिछले 20 वर्ष से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 वर्ष से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और कहीं ना कहीं ये गणेश सिंह जी उस दौर के नेता है जब बीजेपी स्टेब्लिश हो रही थी, मतलब 2003 के बाद पैदा हुए वाले नेता हैं। तो इनसे जो जनता की उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा थी। और जिस परिस्थिति में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बागडोर संभाली थी, उस समय मध्य प्रदेश की हालत किसी से छुपी नहीं। तो जो जनता महसूस कर रही थी उसके हिसाब से उनकी अपेक्षाएं कुछ पूरी नहीं, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, जुड़ गए हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जी। मैं लौट रहा हूं प्यासी जी आपके पास। त्रिपाठी जी, आपके उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उनको, और कांग्रेस आरोप लगा रही 3 महीने पहले ही तो हराया उनको लोकसभा में, कौन सी बड़ी बात है। वो बहुत कम मार्जिन से जीतने वाले सांसद रहे हैं। अपनी सांसद निधि उन्होंने अपने क्षेत्र में न खर्च करके जबलपुर और दूसरे बाहरी क्षेत्रों में खर्च की है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात होती है जी। अगर आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या सतना जिले के आम मतदाता इतने बेवकूफ है? क्या सतना जिले के आम मतदाता को समझ नहीं है जो लगातार गणेश सिंह जी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव जिताकर दिल्ली भेज रहे हैं। दूसरी बात आती है एक लोकसभा सांसद का, आप उनसे जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि 20 साल के सांसद, उन्होंने सांसद को कहाँ खर्च किया है, उनको जवाब सवाल करना है तो उनके साथ बैठ के बात करें। भाषणों में लंबी लंबी बात करना आसान बात है। आज मैं कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँ, पूरे शहर के लोग उनको जानते हैं। नारायण त्रिपाठी के बारे में कुछ बोलना चाहूँ, पूरा शहर उनको जानता है। एक सांसद पद जो होता है वो नाली नर्दे का नहीं होता, वो छोटे मोटे काम की बात अलग होती है। सांसद ने सतना जिले में स्मार्ट सिटी लेके आए, सांसद जी ने सतना जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाया, सांसद जी का वो कह रहे हैं कैंसर विंग नहीं खुलवा पाया उसमें। कांग्रेस कह रही है कि कैंसर विंग की मांग हो रही थी, वो नहीं खुलवा पाए। 15 साल में आपका फ्लाईओवर बन पाया, इस तरह से काम हो रहा है। सुनिए, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि 70 साल में इन्होंने एक हॉस्पिटल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शहर के अंदर 9 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र काम कर रहे हैं। 9 सतना शहर के अंदर 9 स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र काम कर रहे हैं। आपके बरगी का पानी सतना पहुंच रहा है, बाण सागर का पानी सतना आ गया। यही 10 साल पहले सतना के लोग डब्बे में पानी के लिए तरसते थे, डब्बा लेके घूमा करते थे, पानी खरीदा जाता था। आज पूरे शहर के अंदर पानी की समस्या खत्म हो गई। रहा सवाल मेडिकल कॉलेज का, कभी 4 साल पहले 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज चालू हुआ है। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको जारी करने में समय तो लगेगा। एकाएक काजू की खली तो नहीं है कि पूरे का पूरा मेडिकल कॉलेज चालू करने के बाद पूरी व्यवस्थाएं सुचारू से चालू हो जाए। धीरे धीरे उसके प्रोजेक्ट आएंगे, धीरे धीरे उसमें सुविधाएं बढ़ेंगी, धीरे धीरे वो बड़ा रूप लेगा। मेरा तो केवल एक ही कहना है। इसका भी जवाब दे दीजिए नरेंद्र जी। वो कह रहे हैं 3 महीने पहले ही हराया आपके सांसद उम्मीदवार को।
देखिए रहा सवाल अगर इसका कि उन्होंने, उनका ये कहना है कि 3 महीने पहले हराया, हाँ। ठीक है। ये हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। सांसद जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सांसद जी 7 विधानसभा में प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि मैं जो अपना समय मुझे अपनी विधानसभा में देना है, मैं उन 6 अन्य विधानसभाओं में दे रहा हूँ, उसका दुष्परिणाम मिलेगा। और हुआ ये कि यहाँ पे थोड़ा चूक हो गई और हम मात्र 2000-4000 वोटर चुनाव हार गए। तो इसलिए आपने तमाम केंद्रीय नेताओं को लोकसभा चुनाव के प्रचार में उतार दिया है, वहां पे केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, हर समाज से हर वर्ग के बड़े नेता हैं और हर समाज उसकी पैठ है। हम जातिगत राजनीति कभी नहीं करते, हम किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब राजनीति के चुनाव में हर तरह की परिस्थितियां आती हैं और हर परिस्थिति से जूझने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम रहती है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस इकलौता एक व्यक्ति है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, वही व्यक्ति महापौरी का चुनाव लड़ा था, 25,000 वोट से चुनाव हारा, वही व्यक्ति विधानसभा की टिकट लेकर चुनाव विधायक बना, उसी व्यक्ति को पार्टी ने लोकसभा दे दिया। क्या कांग्रेस पर कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं था? ये भी तो चिंता का विषय। आज कम से कम जितने बड़े नेता वो कांग्रेस छोड़, चलिए जवाब ले लेते हैं। राजदीप जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजदीप जी, वो कह रहे हैं 70 साल में आपने कुछ नहीं किया, आप 15 साल का 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पास चेहरा नहीं है, एक ही चेहरे को आप हर मैदान में उतार देते हैं, नगर निगम से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक। आपके पास लड़ाने के लिए व्यक्ति नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। उनके पास चमत्कारिक नेतृत्व है, मोदी है, मुद्दों में राम मंदिर है, तमाम मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पास भी हारा हुआ कैंडिडेट उतारने के लिए था। नरेंद्र त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई हैं, ये भी एक उम्मीदवार हो सकते थे, सालों से बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब गणेश सिंह जी तो बाद में बीजेपी में आए, ये तो पहले से बीजेपी में है, साल युवा मोर्चा से लेके विद्यार्थी परिषद से लगातार काम कर रहे हैं। इनको क्यों पार्टी ने मौका नहीं दिया? क्या ये लायक नहीं थे? बिल्कुल लायक थे। एक ही आदमी को आप क्यों दे रहे हैं? बात परिस्थितियों की है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा पानी की संकट था, पानी की जलावर्धन योजना केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री रहे कमलनाथ जी ने दी थी। हम सब कांग्रेस के पार्षद उनके पास गए थे जब संकट था। कागजों में है, अगर माननीय नरेंद्र त्रिपाठी जी चाहे तो पता लगा ले। दूसरी ये कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में 50 साल रही, अटल जी को क्यों जोड़ देते हैं आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता है, अटल जी के कार्यकाल को क्यों जोड़ देते हैं? चलिए 70 साल में 60 साल में मान लीजिए 60 रुपए पेट्रोल था, आज 10 साल में 100 रुपए हो गया। 60 साल में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 10 साल में 1200 रुपए का हो गया। नहीं, आप भूल गए 900 पे आ गया, वो 1200 नहीं है। ठीक है, चलिए 900 मान लेते हैं, संशोधन कर देते हैं। दूसरी चीज, वो चुनावी मुद्दा है ना, मुझे पता चुनाव में कम किया, हर रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। सिर्फ संपत्ति जिस तरह गरीबों के ऊपर जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आम जनता को जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उसी दुगनी गति से भाजपा के नेताओं की संपत्ति में इजाफा भी हुआ है। ये भी सोचने वाली बात है। रही बात इस तरह से देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो लोगों के वेतन में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन उससे पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो खाने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजों में भी महंगाई डबल होती है। और नोटबंदी के बाद लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। चूंकि राजदीप जी समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, लेकिन क्या जनता इस आधार पर मतदान करने वाली है या राम मंदिर और अन्य मुद्दे असरकारक हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। या हाथी की चाल इस बार मस्त होती जा रही है, जो शायद पंजे को भी और कमल को भी कुचल देगी क्या? ये सब का परिणाम आने के बाद पता चलेगा, कौन किस पर भारी पड़ा। उसके लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।